चलिए तो अब पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों ने जो डिफरेंट केसेस किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है चंपकम दोराईराजन केस, चंपकम दोराईराजन केस जो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए एक लैंडमार्क है। इसके बाद से जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उससे 15(4) जोड़ दिए, तो इससे रिजर्वेशन पे जो भी सवाल उठने थे वो सारे बंद हो गए। क्योंकि अगर 15(4) नहीं जोड़ते तो रिजर्वेशन पे सवाल जो थे जायज थे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रद्द किया था। लेकिन 15(4) ने स्पष्ट कह दिया कि सकारात्मक भेदभाव सरकार कर सकती है सामाजिक रूप से पिछड़े और सामाजिक आर्थिक नहीं और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के। दूसरा 9 शेड्यूल जोड़ दिया, 31A और 31B जोड़ दिया। तो इससे संपत्ति का अधिग्रहण, इसका पर्पस था सामाजिक न्याय, इनका पर्पस था आर्थिक न्याय। न्याय में भारी असमानता को कम करना, भारी जो विषमता है उसको कम करना। तो ये इसको भी चैलेंज हुआ शंकरी प्रसाद केस। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी बात मानी? जमींदारों की या नेहरू सरकार की? नेहरू सरकार की। उन्होंने मान लिया कि हां, जो 13 के तहत कानून है और 368 के तहत संवैधानिक संशोधन है, ये अलग है। 13 के तहत जो कानून है उसका मतलब साधारण कानून है, जबकि 368 के तहत जो 2/3 मेजॉरिटी से होना है उसको संवैधानिक संशोधन कानून मानेंगे। हाँ, 1951 है, 51 है। तो कई किताबों में 50 लिखा हुआ है ना। देखिए, बिल पास करने में और मंजूरी मिलने में टाइम लगता है। हाँ, वो तो बिल पास हो गया 50 में और मंजूरी मिल गई, तो इस बात को अंतर को स्वीकार कर लिया। लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, कानून कानून होता है, चाहे आप साधारण बहुमत से कीजिए चाहे विशेष बहुमत से कीजिए। आप विशेष बहुमत से संसद को लाइसेंस नहीं है कि जो मर्जी कानून बना देगी, और मूल अधिकार संशोधन हो ही नहीं सकता। तो सरकार पे दबाव था, इसके लिए 24th और 25th अमेंडमेंट करना पड़ा। 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। 31C जोड़ दिया, प्लस ये कह दिया कि 13 और 3068 में कोई संबंध नहीं है, साधारण कानून अलग है और विशेष संशोधन कानून अलग है। फिर इसको भी चैलेंज हो गया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में पहली बार संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत आया, और इसमें इसकी वैलिडिटी को तो मान लिया, लेकिन कहा कि नहीं, आप संशोधन ऐसा ना करें जो संविधान के मूल ढांचे को उलटता हो या प्रभावित करता हो। तो इस तरह से केशवानंद भारती केस हो गया। अब इंदिरा गांधी सरकार इस जजमेंट से भी खुश नहीं थी। उसको लगा कि ये फिर तो किसी न किसी बहाने से मूल संविधान का मूल ढांचा, ये कहां लिखा है कि ये मूल है, ये अमूल है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। संविधान की तो परिभाषा ही होती है सर्वोच्च कानून, सबसे प्राथमिकता वाले कानून। उस संविधान के अंदर कह रहे हैं ये मूल ढांचा है, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। और मूल ढांचा क्या है ये न्यायपालिका बताएगी समय समय पे। तब इंदिरा गांधी सरकार ने सोचा एक बार में ही इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए। वैसे तो इसमें कई अन्य प्रावधान थे, लेकिन यहां जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित जो प्रावधान थे वो जानना जरूरी है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि क्या संसद मूल अधिकार को संशोधित कर सकती है, संसद के कानून बनाने की शक्ति सीमित है या असीमित है, संसद संप्रभु है या संविधान संप्रभु है? संविधान संप्रभु है। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने कह दिया नहीं, पूरा भाग 4, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 4 3 कर दिया। पूरा भाग 3, भाग 4 डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता मिलेगी किससे? भाग 3 से, फंडामेंटल राइट्स। तो न तो रहेगी फंडामेंटल राइट्स की वरीयता, न न्यायपालिका गार्जियनशिप के नाम पर दखल कर पाएगी। और ये भी जोड़ दिया, 368 4 जोड़ दिया और 368 5 जोड़ दिया।
ये बात अलग है कि बाद में न्यायपालिका इन सबको रद्द कर देगी, लेकिन अभी तो जोड़ दिया ना। 368(4) कहता है नो जुडिशियल रिव्यू ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी। कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। जो भी संवैधानिक संशोधन 2/3 बहुमत से पारित संसद करेगी उस पे कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। नो जुडिशियल रिव्यू। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुकी है कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जो आपको पुनरावलोकन करना है कीजिए जब हम साधारण बहुमत से पारित करें। विशेष बहुमत का मतलब ही है अपार बहुमत, इसको आप न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते। और यह भी कह दिया कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह सॉवरेन होगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वुड बी ए सॉवरेन बॉडी, यानी सर्वोच्च होगी, यानी संसद द्वारा बनाए कानून पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तो ये एक तरफा है, इसको भी चैलेंज हुआ इसको भी चैलेंज हुआ। तो इससे क्या हुआ कि हाँ, उसमें ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद भी संप्रभु होगा। पहली बार ब्रिटिश संसद का उल्लेख किया गया। सरकार का यह मानना था कि हम सरकार हैं और हमें बहुमत है और जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदों में हमें बहुमत है। हमने जनता को वायदा किया है, हम जनता के वायदे को निभाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए और समाजवाद लागू करने के लिए कानून लाते हैं। तो कभी राष्ट्रपति अड़ंगा डाल देते हैं, कभी न्यायपालिका अड़ंगा डाल देती है। यह अड़ंगा हमें नहीं चाहिए, यह अड़ंगा ना हो, इसके लिए यह संशोधन किया गया। समझ में आ गया? तो एक तरह से फाइट चल रही है। मूल अधिकार को वरीयता दे रही है न्यायपालिका कि हम गार्जियन हैं। नीति निर्देशक तत्व को वरीयता कौन दे रहा है? सरकार। वो कह रही है हमारा तो राज्य का कर्तव्य है कि उसको लागू करे। इसी बात की लड़ाई है। फाइनली बैलेंस स्थापित होगा मिनेर्वा मिल्स केस में कि देखिए लड़ाई छोड़िए कि भाग 3 ऊपर या भाग 4 ऊपर, इसकी लड़ाई ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया और इसके बाद इस पे विवाद समाप्त हुआ। लेकिन लोकतंत्र में हर विवाद या हर कन्फ्लिक्ट नकारात्मक नहीं होता है। लोकतंत्र में न सिर्फ व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच में, बल्कि संस्थाओं के बीच में भी टकराव हो सकता है, विचारों का लेके, हितों का लेके। लेकिन एक सामंजस्य स्थापित हुआ मिनेर्वा मिल्स केस में, और मिनेर्वा मिल्स केस में फाइनली ये मामला सेटल हो गया। मिनेर्वा मिल्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू लिया। सुप्रीम कोर्ट भी पहले इतनी बैलेंस्ड व्यू नहीं ले रही थी। आप देखें चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मूल अधिकार को वरीयता मिलेगी भाग 4 से। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना बैलेंस जजमेंट दिया कि इसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ कोई संविधान संशोधन नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए ये गलत है, भाग 4 और भाग 3 की ऊपर नीचे वाली बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। बैलेंस ऑफ पार्ट 3 यानी भाग 3 और भाग 4 का संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। बैलेंस ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का संतुलन, भाग 3 और भाग 4 का संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। बैलेंस ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर बेसिक स्ट्रक्चर, both are complementary, not antagonistic to each other, complementary to each other, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं।
एंटागोनिस्टिक नहीं है, पूरक हैं। यानी इसको रद्द कर दिया। राष्ट्र वाले में हिंदी में यह है कि दोनों पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। विरोधाभासी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। इस बात को समझिए, अगर ऐसा बैलेंस जजमेंट नहीं होता तो फिर संसद संशोधन करती, लेकिन ये बैलेंस जजमेंट है। इसमें कहा दोनों कोर एंड कॉन्शियंस हैं, दोनों इक्वली महत्वपूर्ण हैं, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, दोनों पूरक हैं, दोनों विरोधाभासी नहीं, और किसी के ऊपर नीचे होने का कोई सवाल नहीं है। यानी इसको उन्होंने गलत माना, इसको उन्होंने रद्द कर दिया कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है, मतलब है। आप चाहे साधारण बहुमत से कीजिए, विशेष बहुमत से कीजिए, चाहे 100% बहुमत से कीजिए, इसको भी रद्द कर दिया कि भारत में संविधान संप्रभु है, ना कि संसद। भारत को इंग्लैंड नहीं है। इंग्लैंड की संसद के बारे में कहा जाता है कि सनसेट को सनराइज और सनराइज को सनसेट छोड़कर कोई भी कानून बना सकती है, क्योंकि इंग्लैंड, और यह भी कहा जाता है कि मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है। यह तो एक फ्रेज है, एग्जाम्पल, लेकिन कहने का यह मतलब है कि इंग्लैंड की संसद, इंग्लैंड में संसद संप्रभु है, भारत में संविधान संप्रभु है, संसद नहीं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय संप्रभु नहीं है। सर्वोच्च लगा हुआ है इसलिए नहीं कि वो संप्रभु है, इसलिए कि उसके निर्णय अंतिम है। सर्वोच्च इसलिए लगा है कि न्यायपालिका में वो सर्वोच्च है, ना कि संसद से सर्वोच्च है, ना कि सरकार से सर्वोच्च है। ये कहने का मतलब। तो अंतिम में भारत मध्यम मार्ग पर ही आता है। आप भारत को समझना है, भारत के डीएनए में है मध्यम मार्ग। हम लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, हम लोग हमेशा बीच का रास्ता निकाल ही लेते हैं कि चलो इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, चलो ये थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा ये, 2 कदम वो 2 कदम ये, बीच का रास्ता निकल गया, सॉल्यूशन हो गया। हाँ हाँ, तो तुलनात्मक रूप से देखिए, सफलता या असफलता तुलनात्मक रिलेटिव होती है। अगर भारत कहेंगे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, केनिया से, युगांडा से ज्यादा सफल है, लेकिन इजराइल से, इटाली से, अमेरिका से, इंग्लैंड से तुलनात्मक रूप से कम सफल है, क्योंकि वो विकसित देश है, हम अभी भी विकासशील हैं। हाँ ठीक है, हाँ नहीं तो आप देखिए, आप उस तरह का लैंग्वेज वो यूज कीजिए कि किस मामलों में हम विकसित हैं, किस मामलों में। जैसे हमारा स्पेस प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आईटी है, सीमेंट है, स्टील है, सॉफ्टवेयर है, टेक्सटाइल्स है, लेदर प्रोडक्ट्स है, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग है, अब तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमारे काफी कॉम्पिटिटिव है। लेकिन कई सेक्टर्स हमारे कॉम्पिटिटिव नहीं है, जैसे कि हार्डवेयर में हम चाइना से काफी पीछे हैं। अब क्लॉथ्स में भी बांग्लादेश आगे निकल रहा है हमारे से। हर क्षेत्र में तो हम आगे नहीं हो सकते। डिफेंस प्रोडक्शन में भी अभी हमें बहुत दूर चलना है, अभी भी हम बहुत खरीदते हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स। खैर, तो मैंने जो नाम लिया उस क्षेत्र में तो हम लोग आगे हैं ही। सीमेंट है, स्टील है, आईटी सॉफ्टवेयर है, टेक्सटाइल है, लेदर प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जहां लेबर ज्यादा लगती है उसमें हम आगे हैं, क्योंकि हमारे यहां लेबर सस्ता है। नहीं, चलिए, तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि अब भाग 3 और भाग 4 का झगड़ा भी खत्म, और न्यायपालिका और सरकार का झगड़ा भी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भाग 3 भी कर लिया, भाग 4 कब करना है। तो भाग 3 और भाग 4 से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बल्कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाग 4 से आए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी।